गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पॉलीसेकेराइड में होमोपॉलीसेकेराइड्स को देखा था। अब हम देखते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट हमारा है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। जैसे कि हमने देखा था कि अगर कोई पॉलीसेकेराइड है तो हम जानते हैं पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड के आपस में जुड़ने से बनता है। अगर ये आपस में जुड़ने वाली मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल जो हैं वो समान प्रकार के हैं तो होमोपॉलीसेकेराइड, और अगर ये आपस में जुड़ने वाले मोनोसेकेराइड जो कि पॉलीसेकेराइड बना रहे हैं वो समान प्रकार के नहीं है तो फिर ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है। यानी हेट्रोपॉलीसेकेराइड में अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड्स पाई जाती है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में फर्स्ट है पैक्टिन। पैक्टिन जो होता है वो मिथाइलेटेड ग्लूकोरोनिक एसिड और गैलेक्टोज और अरेबिनोज का बहुलक होता है। यानी कि ये जो पैक्टिन होता है वो कहाँ मिलता है, पहले तो ये देख लो आप। पैक्टिन मिलता है कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज को आपस में बांधने का। हम जानते हैं कि जो प्लांट सेल वाल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और सेल्यूलोज को आपस में बांधने का, सीमेंट की तरह काम करने का कार्य करता है पैक्टिन। ठीक है, इस प्रकार ये प्लांट सीमेंट के रूप में काम करता है पैक्टिन। ओके, और ये पैक्टिन किसका बनता है? पैक्टिन बनाता है मिथाइलेटेड ग्लूकोरोनिक एसिड, गैलेक्टोज एंड एरेबिनोज का बना हुआ होता है। तो ये आपका पहला हेट्रोपॉलीसेकेराइड हुआ। नेक्स्ट है हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज मैन्नोज, गैलेक्टोज, अरेबिनोज, जाइलुलोज, ऐसे कई प्रकार के मोनोसेकेराइड्स के आपस में जुड़ने से हेमीसेल्यूलोज बनता है। और हेमीसेल्यूलोज ये भी कोशिका भित्ति में ही पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन ये सभी पॉलीसेकेराइड हैं। ठीक है, जिसमें पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज कैसी हैं? हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, और सेल्यूलोज होमोपॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, यानी ऐसी पॉलीसेकेराइड जिसमें एमिनो ग्रुप्स पाया जाता हो। यानी एमिनो ग्रुप्स वाली जो शुगर होती है वो प्लस यूरेनिक अम्ल, इन दोनों के जुड़ने से जो पॉलीसेकेराइड्स बनती हैं वो कहलाती हैं आपका म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसेकेराइड मतलब एमिनो ग्रुप वाली जो सेकेराइड्स हैं उनके साथ में यूरेनिक अम्ल के जुड़ने से बनने वाली पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, जिसमें है हाइल्यूरोनिक अम्ल। हाइल्यूरोनिक अम्ल जो होता है उसमें डी ग्लूकोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, ये दोनों जो होते हैं वो एकांतर क्रम में जुड़े हुए रहते हैं। हाइल्यूरोनिक एसिड में दो मेनली कंपोनेंट हैं, एक है डी ग्लूकोरोनिक एसिड और दूसरा होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, और ये दोनों कैसे जुड़े होते हैं? एकांतर क्रम में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अब ये जो हाइल्यूरोनिक एसिड होता है वो कहाँ मिलता है? तो काचाप तरल जो एक्वस ह्यूमर होता है, फ्लूइड होता है, उसमें मिलता है। इसके बाद में आपका नाभि रज्जु होता है वहाँ मिलता है। इसके बाद हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं जैसे घुटने के, इनमें जो लुब्रिकेंट होता है सिनोविल फ्लूइड्स बोलते हैं, वो सिनोविल फ्लूइड्स में भी हाइल्यूरोनिक होता है। तो इस तरीके से ये एक जंतु सीमेंट्स के रूप में काम करता है। जैसे अभी हमने पैक्टिन के बारे में पढ़ा था, वो एक प्लांट सीमेंट के रूप में काम करता है, वैसे ही एक एनिमल सीमेंट के रूप में काम करता है। ये जॉइंट्स के सिनोविल फ्लूइड्स में होता है, नाभि रज्जु यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड्स में और एक्वस ह्यूमर में पाया जाता है। और ये जो होता है वो डी ग्लूकोरोनिक एसिड एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन के एकांतर क्रम में जुड़ने से बनता है। इसके बाद में हिपेरिन, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड। ये एंटीकोगुलेंट यानी कि प्रति रक्त स्कंदक के रूप में काम करता है। यानी कि आपके जैसे ब्लड में क्लॉटिंग होती है उस क्लॉटिंग को रोकने का काम करता है, यानी कि रक्त को बहने हेतु तैयार, मतलब बहने मतलब जमने से रोकता है, उसको बहने के लिए तैयार रखता है। हिपेरिन जो होता है वो डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजैमीन के जो इन दोनों के सल्फेट एस्टर इकाइयों का बहुलक होता है। यानी कि हिपेरिन, एक तो फर्स्ट बात हो गई कि एंटीकोगुलेंट है, दूसरा एक किससे बनता है? डी ग्लूकोरोनिक एसिड तथा एन एसिटाइल ग्लूकोजैमीन और इसके सल्फेट एस्टर इकाइयों से बनता है, उसका बहुलक होता है। और नेक्स्ट है ग्लाइको एंड म्यूकोप्रोटीन। ग्लाइको और म्यूकोप्रोटीन जो होते हैं वो प्लाज्मा झिल्ली में मिलते हैं, और श्लेष्मा जो होता है आपका म्यूकस, जो कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में और है ना मुंह में, इंटेस्टाइन में, इसके बाद आपके विशेष रूप से स्टोमक में जो श्लेष्मा होता है नाक में, तो उसका ही मेन कंपोनेंट होता है ग्लाइको या म्यूकोप्रोटीन। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन फाइब्रिन नामक ब्लड कोगुलेंट बनाते हैं।
कई हार्मोन बनाने में भी ग्लाइकोप्रोटीन प्रयुक्त होते हैं, जैसे FSH है ना, LS वगैरह जो हार्मोन होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वगैरह। एंजाइम बनाने में, एंटीबॉडी बनाने में, श्लेष्मा बनाने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में इनके कंपोनेंट के रूप में ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोप्रोटीन प्रयुक्त होते हैं। नाउ द नेक्स्ट, कार्डियोटीन सल्फेट। इस ये कार्टिलेज में, कंडरा में और लिंगामेंट्स में और आपकी जो महाधमनी होती है, एरोटा जो होती है, उसकी वाल का प्रमुख कंपोनेंट होता है। कार्डियोटीन जो सल्फेट होता है वो कार्टिलेज, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स, कार्टिलेज यानी उपास्थि, कंडरा, स्नायु और महाधमनी की दीवार का प्रमुख घटक होता है कार्डियोटीन सल्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे सभी कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या कार्य होते हैं? तो सबसे मोस्ट एंड सबसे पहला काम होता है कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जैसे कि हम जानते हैं ग्लूकोज, जो कि आपके जीव द्रव्य में जो भी एनर्जी प्रोडक्शन का फंक्शन हो रहा है उसमें मेन ईंधन के रूप में काम करता है, श्वसन ईंधन के रूप में ग्लूकोज। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे रिजर्वियर फूड होते हैं, संग्रहित भोजन, जैसे पादपों में संग्रहित भोजन स्टार्च, जंतुओं में संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन, दीज आर पॉलीसेकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट का दूसरा फंक्शन हो गया। इसके बाद में जो पेंटोज शुगर होती है, राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है, ये जो पेंटोज शुगर होती है वो आपके न्यूक्लिक अम्ल का, DNA RNA का प्रमुख कंपोनेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में गैलेक्टोज मेडुलरी शीथ होती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स की जो मेडुलरी शीथ पाई जाती है उसका प्रमुख स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। इसके बाद अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो लाइपोजेनेसिस यानी कि जिससे लिपिड फॉर्मेशन होगा, यानी कि वसा में बदल जाएगा और वो फिर एडिपोज उत्तक और मेजेंट्री में जा करके संचित हो जाता है। यानी कि आपकी बॉडी में अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है देन इट्स कन्वर्ट इनटू फैट एंड डिपॉजिटेड इनटू एडिपोज टिश्यूज एंड मेजेंट्रीज। इसके बाद में सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति बनाते हैं। पेक्टिन भी कोशिका भित्ति में प्रमुख रूप से प्रयुक्त होता है, हम जानते हैं। काइटिन अभी हमने पढ़ा, काइटिन जो होता है वो फंजाई की सेल वाल में होता है। इसके बाद जो आपके क्रिस्टिशियन हैं उनके बाह्य कवच में, कीटों के बाह्य कवच में पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा हिप्पेरिन, हिप्पेरिन जो होता है वो एंटीकोगुलेंट, प्रतिरक्त स्कंदक के रूप में काम करता है। अभी हमने पढ़ा था हाइलुरोनिक एसिड, जो सिनोविल फ्लूइड्स में पाया जाता है, अम्बिलिकल में पाया जाता है ना, एक्वस फ्लूइड में पाया जाता है, जो जोड़ों में चिकनापन बनाए रखता है। ठीक है ना। इसके बाद में रक्त में पाए जाने वाले एंटीजन हैं, RH फैक्टर हैं, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। अभी हमने ग्लाइकोप्रोटीन के कई सारे और कंपोनेंट देखे थे। कुछ हार्मोन जैसे FSH, LH वगैरह हार्मोन जो होते हैं वो भी ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के सारे कंप्लीट होते हैं महत्व और इनके स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ। अगले वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, जिसमें हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन देखेंगे। देन हम हम क्रेब्स साइकिल देखेंगे। क्रेब्स साइकिल के बाद में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।